चलो तो मोहित यू कैन स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी आप लोगों को गाइस एक छोटा सा टास्क दिया गया था। सुबह के टाइम में बोला गया था कि आप शाम तक करके लाइएगा। किन किन भाई लोगों का हो गया टास्क, जरा बताइए, जरा एक बार ये चैट में बता दीजिए। छोटा सा टास्क था, तो प्लीज काइंडली लेट मी नो किनका हुआ है। हार्दिक का हो गया। हार्दिक हो गया तुम्हारा? ठीक है, और किसका हुआ है? बाकी और किसी का हो गया है? बाकी अगर नहीं कोई बोल रहा है तो मैं समझूंगा कि बाकी लोगों का हुआ नहीं है। जिनका हो गया वही बता दो, किसी का नहीं हुआ है ना? ऑलमोस्ट। आजाद का हुआ है, टूल में लगे हुए हैं, ठीक है। ठीक है, नहीं हुआ, ठीक है, चलो ठीक है, हाँ ठीक है। ये तुम लोग तो टूल वाले ग्रुप के हो, तो तुम लोग का में भी थोड़ा सा इशू होगा, बट बाकी लोग, बाकी जो लोग हैं, आप लोग करते नहीं हो यार टास्क। यार ये बहुत गलत गलत चीज़ है, बट बहुत गलत चीज़ है। ओके, और एक और चीज़ है, अनाउंसमेंट छोटी सी आप सबके लिए। आप सबके लिए क्या मतलब, मेरे लिए ही है ये, वैसे कर रहा हूँ अनाउंसमेंट कि अपना पटना में ऑफिस ओपन हो रहा है बेसिकली। यू कैन से री ओपन, मतलब क्योंकि ऑफलाइन बिल्कुल ही बंद था काफ़ी टाइम से। इवन इनफैक्ट आफ्टर कोरोना बिल्कुल बंद था। वो अगेन स्टार्ट हो रहा है, एंड दैट इज बिंग स्टार्टिंग फ्रॉम पटना में ही स्टार्ट हो रहा है पहले तो। अभी वो हो रहा है मार्च में। तो पटना के नेक्स्ट नेक्स्ट पटना के बाद नेक्स्ट हमारा नोएडा का प्लानिंग है। तो देखते हैं, पहले पटना का करके फिर आगे बढ़ते हैं, है ना? अभी नोएडा में नहीं हूँ मैं, अभी मैं घर पे ही हूँ। अभी मैं घर पे हूँ, या करेंटली आई एम एट होम। ऑनलाइन है सब कुछ, तो पता नहीं चलता है ना कि अभी कहाँ पे हूँ मैं, ना? चलो ठीक है, ओके। ओके गाइस, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। मिलने आ जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आइए आइए, बिल्कुल मिलने आइए, सभी लोग आइए, वेलकम है। जो भी मिलने आएंगे आप लोग अपने यहाँ से पटना, सबको एक एक गुलाब जामुन मिलेगा फ्री में, ठीक है? चलो, अरे क्या बात है, बस एक गुलाब जामुन की कीमत तुम क्या जानो भाई। एक गुलाब जामुन की कीमत तुम क्या जानो? खाने पे जो आनंद मिलेगा तुम्हें, अरे हट रहे, 10 रुपए वो कीमत थोड़ी ना बोल रहा हूँ। खाने पे जो आनंद मिलेगा उसकी कोई कीमत नहीं है ना, इसलिए। सर बाकी चीजें तो ठीक है सर, अपना एड्रेस नहीं देते सर, आप मिलने का तो बोल देते हो सर, वो तो अच्छी बात एड्रेस है एड्रेस एड्रेस। नहीं नहीं, अभी अभी तो ऑफिस का इनॉग्रेशन हो जा रहा है। एड्रेस उसके बाद मैं ऑफिस का एड्रेस दे दूंगा ना, मैं घर का नहीं देता हूँ ऐसे ही। मतलब क्या है, एड्रेस में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, घर का एड्रेस हो या कुछ भी हो। लेकिन ऑफिस का एड्रेस रहेगा, वो मैं मतलब पब्लिकली वो कर दूंगा, क्योंकि वो तो पब्लिक होगा ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, फिर आ जाओ तुम लोग जब आना है, फिर पार्टी करेंगे। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। मैं सेलिब्रिटी, हाँ सेलिब्रिटी होता तो क्या बात थी, तब तो अलग ही बात होती। फिर क्या ही सेलिब्रिटी। डीसीएस के लिए घर का भी दे दो सर। तो घर का आके क्या आप आना ना, डायरेक्ट ऑफिस में आना। इनॉग्रेशन कब है? इनॉग्रेशन फेब फर्स्ट वीक में है। डेट डिसाइड कर रहे हैं, मतलब कि पंडित जी बताएंगे डेट उसके अकॉर्डिंग करेंगे। चलो, तो तुम क्या करोगे यार, तुम आ पाओगे थोड़ी ना? यस, तुम तो वहां पे होगे टनोडा। व्लॉग देखते हैं, व्लॉग का वी विल थिंक कि व्लॉग क्या क्या करना है। चलो स्टार्ट करते हैं अभी। पहले यार जो काम तुम लोग यार इधर उधर करते हो, आ जाएंगे, ठीक है? बढ़िया, आओ आओ आओ, वेलकम। ओके सो गाइस, अभी जो है सबसे पहले हम, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। वी आर गोइंग टू, आप सबने, आप सबको पता चल गया कि सब डोमेन कैसे इन्यूमरेट करते हैं, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आप सब डोमेन फाइंड कर सकते हैं या डोमेन्स फाइंड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें है ना? आप सब लोग, आप में से कोई ऐसा है जो सुबह के सेशन में प्रेजेंट नहीं था? एनीवन हियर? सयान नहीं था, झील भी नहीं था, और कोई जो सुबह के सेशन में प्रेजेंट नहीं थे भैया?
राम, पार्थ। ठीक है, आप लोगों ने रिकॉर्डिंग देखी क्या? हालांकि रिकॉर्डिंग तो अभी आई थी, तो रिकॉर्डिंग तो नहीं देखी होगी शायद मेरे ख्याल से। ठीक है, चलो, रिकॉर्डिंग नहीं देखी ना? ठीक है, ओके। ओके, मुझे राम, हेलो राम, माइक ऑन कीजिए राम। माइक ऑन करो ना यार। अरे यार, ये हमेशा प्रॉब्लम होता है इन लोगों का। राजकुमार, तुम माइक ऑन करो। अब तुम मत बोला कि माइक माइक ऑन नहीं होता मेरा। राजकुमार, यस सर। हाँ, सब डोमेन फाइंड करने के कुछ तरीकों के बारे में बताइए। आप कौन कौन सा तरीका यूज कर सकते हैं सब डोमेन फाइंड करने के लिए? कौन कौन सा टूल, क्या क्या यूज कर सकते हैं? जो भी चीज दिमाग में, सब बता दो। सर सब लिस्टर का यूज कर सकते हैं, ठीक है, एमास। ठीक है। और दो टूल बताया आपने। अभिषेक सिंह, आप बताइए। सर सबलिस्टर, सब फाइंडर, एमास। और सर मास्क। ये क्या? सर एम से एक टूल आता, नाम भूल रहा हूँ मास्क। तो नाम जब भूल रहे हो तो उसको छोड़ो ना, दूसरा बोलो। ये सर ये तीन। अरे तो और भी तो हैं, और भी तो बताए थे। और भी तरीके बताओ ना, मतलब तरीके, जितने भी तरीके तुम्हारे दिमाग में आ रहा सब बता दो, जो भी है। सर CRT.SS से सर्टिफिकेट्स करके उसका हाँ, ठीक है। सर्टिफिकेट करके, फिर एक वी से एक वेबसाइट का नाम बताया था सर। देखो, एक बात मैं वर्चुअल बता रहा हूँ। DNS। वर्चुअल डीएनए, सुनो सुनो पहले। ऐसे कभी भी आंसर मत करना कि सर एक वी से नाम था, वो एक एक वो एम से नाम था वो। ये प्रॉपर आंसर थोड़ी ना हुआ यार, ये तो फिर अलग ही हो गया। चलो, पूरा नाम या तो याद है या तो नहीं याद है, ठीक है। और बताओ। यस सर। ठीक है, चलो अभी म्यूट सर करो इतना ही इतना है। इतना। हाँ ठीक है, ओके। झील, तुम बताओ। मेनली हम 2 से 3 तरीके मैं देखा हूँ। पहले तो टूल से कर सकते हैं, जैसे कि बताया सब लिस्टर है हमारे से। फिर वायरस टोटल ऐसे वेबसाइट से भी कर सकते हैं। फिर तो बताया सर्टिफिकेट वाला। फिर वेब एक मशीन से कर सकते हैं। फिर DNS रिकॉर्ड से भी कर सकते हैं। डीएनएस रिकॉर्ड से भी कर सकते हैं, ठीक है, बढ़िया। और भैया कोई? अभिषेक रंजन, अभिषेक रंजन है, आया क्या दूसरा एक अभिषेक? सर अभिषेक अभिषेक नागर, सिंह। अभिषेक नागर, अभिषेक नागर। हाँ जी, बताइए। यस सर। बताइए। सर सब फाइंडर, सब लिस्टर, एमास, नोकपाई, उसके बाद एक वेबसाइट से भी, एक सब फाइंडर नाम से एक वेबसाइट, उससे भी। उसके बाद डीएनएस रिकॉर्ड से निकाल सकते हैं, ऑल्ट डीएनएस से भी निकाल सकते हैं। और ऐसे जैसे ऐसे सर्टिफिकेशन वाली वेबसाइट से भी निकाल सकते हैं। और एक वेबसाइट है कि OCNT.sh नाम से, उससे भी हम शब्दों में निकाल सकते हैं। यही तरीके हैं सर। बढ़िया 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 बढ़िया, चलो अच्छा है। ओके, ठीक है, म्यूट कर लो। ठीक है, सो अब आपके पास सब डोमेन्स आ चुके हैं, ठीक है। चाहे जैसे भी आए, जहां से भी आए, यू हैव द लिस्ट ऑफ सब डोमेन्स। नाउ योर नेक्स्ट vulnerability that we are going to work on is popularly known as सब डोमेन टेक ओवर, ठीक है। अब ये सब डोमेन टेक ओवर जो है ना, वो क्या है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। पहले उसके बारे में थोड़ा जानते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड ऑन इट, कि कैसे इसको, किस तरीके से इसको यूज करना है, ठीक है। सो जस्ट वेट सेकेंड। टक 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 टक। डायरेक्ट क्लियर का नहीं होता है क्या, पता नहीं। ओके, सो यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये पैड, राइटिंग पैड वाली जो है ना, वो कनेक्ट कर लेता हूँ एक बार। हाँ, तो सब डोमेन टेक ओवर से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था, अरे भाई आजा,
क्या हो रहा है ये यार? सो जी, तो यहाँ पे ठीक है, सबडोमेन टेक ओवर पे आने से पहले हम कुछ चीजें और भी हैं जो थोड़ा बहुत जानने वाले हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए थी। ठीक है, तो मैंने आप सबको बोला था, सर्टिफिकेट्स के बारे में बताया था। ठीक है, बेसिकली हमने बात की थी सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, किस तरीके। अरे भाई, सर्टिफिकेट्स के थ्रू भी हम सबडोमेन्स को गैदर करते हैं या निकालते हैं, उनको पता करते हैं उन्हें। तो उसमें हमने एक टूल देखा था यहाँ पे, .sh टूल जो है, ये हमने देखा था। बेसिकली सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, CRT है ये, .sh है। सर्टिफिकेट सर्च होता है जिसमें कि एंटर एन आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी में हम यहाँ पे डोमेन नेम या ऑर्गेनाइजेशन नेम etc डालते हैं, और सर्टिफिकेट फिंगरप्रिंट, ठीक है, या सर्टिफिकेट फिंगरप्रिंट डालिए या फिर एक cert.sh ID डालिए, एंड ये आपको रिजल्ट्स जो है निकाल के देता है। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ ऐसे डाला, लाइक सॉरी परसेंटेज indeed.com अगर हमने डाला, मान लो सर्च किया तो आपको indeed.com दिया, सर्च किया यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ सबडोमेन्स आ जाती है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे एक आपको मिलता है इशुअर नेम, जिसमें कि आपको दिख रहा होगा C = US, O = Amazon, CN = Amazon, RSA ये फलाना डिकाना, ये सारी आपको चीजें मिल रही है। अब यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली में जो ये सर्टिफिकेट्स होते हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट्स, इनको जिसको कि हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ट्रांसपेरेंसी मेथड, जिससे कि हम सब डोमेन्स वगैरह, अदर सब डोमेन्स या वाइल्ड कार्ड एंट्रीज जो भी है डोमेन्स सब डोमेन्स के, वो फाइंड करते हैं। इसका मतलब एक्चुअली होता क्या है? ठीक है, ऑब्वियसली ये जो सर्टिफिकेट सर्च है, मुझे जरा बताओ, आप लोग चैट में बता दो, ये कौन से इन्यूमरेशन टेक्निक्स में आएगा, पैसिव इन्यूमरेशन या एक्टिव इन्यूमरेशन? ये बताइए जरा, सर्टिफिकेट सर्च जो है हमारा। बताइए, सभी लोग बताइए, सभी लोग को रिप्लाई करना होगा। पैसिव, क्या बात है, किसी ने एक्टिव नहीं लिखा यार, बड़ा दुख हुआ। ठीक है, चलो ठीक है, पैसिव में आएगा। ठीक है, तो ये सही बात है, पैसिव में ही आता है। ठीक, अब इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, कि सर्टिफिकेट ट्रांसपेरेंसी वगैरह ये सब जो होते हैं, या सर्टिफिकेट्स जो होते हैं, या सर्टिफिकेट अथॉरिटी जो होता है, CA जो तुमने सुना होगा, वो क्या होते हैं एक्चुअली, किस तरीके से वो काम करते हैं, इसको समझते हैं। देन थोड़ा हमारा क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा उसका, क्योंकि कुछ लोगों का शायद ये क्लियर नहीं था सर्टिफिकेट्स को लेके जो कंसेप्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट्स की। ठीक है, क्योंकि सारे कनेक्टेड हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट्स की, कि ये डिजिटल सर्टिफिकेट्स भाई क्या होते हैं। सबसे पहली चीज, व्हाट इज द डिजिटल सर्टिफिकेट्स? ठीक है, इसको आप लोग प्लीज राइट डाउन थोड़ा कीजिए, थोड़ा लिख लीजिए, कंसेप्ट है, थोड़ा लिख लीजिएगा, बेटर रहेगा। जल्दी से नोटबुक निकाल लीजिए फटाफट। ठीक है, डिजिटल सर्टिफिकेट is a certificate is a certificate is a certificate issued is a certificate issued 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 digital certificate is a certificate issued by a trusted third party certificate authority, by a trusted third party, by a trusted third party
सर्टिफिकेट अथॉरिटी, ठीक है। डिजिटल सर्टिफिकेट जो होते हैं ये एक सर्टिफिकेट होता है जिसको कि एक थर्ड पार्टी जो होता है जो कि ग्लोबली ट्रस्टेड होता है, ये बाई, ये ग्लोबली लिख लो, ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में वो ट्रस्टेड ही होता है, ठीक है। सबको ट्रस्ट करना है बाई ट्रस्ट। ये एक बेंच होती है जो चूज करती है कि कौन कौन से ट्रस्टेड ऐसे सर्टिफिकेट अथॉरिटी होंगे, एंड वही जो है वो डिजिटल सर्टिफिकेट्स को इशू करते हैं या होल्ड करते हैं, उनको मैनेज करते हैं। तो डिजिटल सर्टिफिकेट्स आर अ सर्टिफिकेट या इज अ सर्टिफिकेट that is issued by a globally trusted third party certificate authority to verify the identity of the certificate sender or holder, to verify the identity of a of a certificate sender or holder of a certificate sender or holder. of a certificate sender or holder. सो बेसिकली समझ में आ गया होगा डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है। एक सर्टिफिकेट है जो कि थर्ड पार्टी ग्लोबली ट्रस्टेड थर्ड पार्टी की तरफ से, जिसको कि सर्टिफिकेट अथॉरिटी बोलते हैं, ठीक है, उन्हीं के द्वारा इशू किया जाता है। एंड ये क्यों होता है, ताकि वो वेरीफाई कर पाए आइडेंटिटीज किसका, सर्टिफिकेट के सेंडर का, यानी जो सर्टिफिकेट को सेंड कर रहा है, या होल्डर का जो उसको ओन करता है या होल्ड करता है। अब ये सेंडर का मतलब क्या हुआ, कौन कहाँ सेंड करता है, ये भी हम जानेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है भैया। तो ये चीज हो गई। अब गाइज यहाँ पे डिजिटल सर्टिफिकेट के बारे में आपने पता कर लिया। ये उसी तरीके से है जैसे मान लो यू कैन से, जैसे हमारा ठीक है, हमारा मान लो हमारा आधार कार्ड है, ठीक है, हमारा जैसे ये कौन आया भाई, रितेश, ठीक है, हमारा जैसे आधार कार्ड है, ठीक है। तो आधार कार्ड जैसे होता है आधार कार्ड, तो इसको इशू कौन करता है, जीओआई करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। तो ये एक थर्ड पार्टी हो गया जो कि ट्रस्टेड है, जिसको सब ट्रस्ट कर रहे हैं, पूरी इंडिया ट्रस्ट कर रही है कि हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इशूड है आधार कार्ड, तो ये हमारा थर्ड पार्टी ट्रस्टेड अथॉरिटी हो गया, ये एक तरह का सीए अथॉरिटी हो गया। आधार कार्ड जो हो गया हमारा, ये हमारा डिजिटल सर्टिफिकेट हो गया, एक तरह से डिजिटल सर्टिफिकेट हो गया, जिसको कि बेसिकली आपका यूज किया जाता है जब भी कहीं पे कोई वेरिफिकेशन किया जाता है, जब भी कोई किसी तरह की वेरिफिकेशन होती है तो उससे ओनर का वेरिफिकेशन किया जाता है। जैसे जो ओनर है तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए क्या किया जाता है, आधार कार्ड को चेक किया जाता है। सेम फंडा यहाँ पे भी वही है, बस और कुछ भी नहीं, ठीक है, आप रिलेट कर पाएंगे आराम से। अब गाइज यहाँ पे बात करते हैं, जब इसमें बात आई तो यहाँ पे अब बात आ रही है सीए की। सीए का मतलब हो गया सर्टिफिकेट अथॉरिटी। अब ये कौन है सीए, एक्चुअली इनका क्या, इनको अगर डिफाइन किया जाए तो किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, तो इसको हम डिफाइन भी कर देते हैं कि एक्चुअली जो सीए होते हैं वो कौन होते हैं। तो प्लीज लिखिए एक बार, सर्टिफिकेट अथॉरिटी और सीए, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था वही है, सीधा लिख लीजिए बस इसको। सर्टिफिकेट अथॉरिटी और सीए आर द ग्लोबली ट्रस्टेड थर्ड पार्टी कंपनीज, ग्लोबली ट्रस्टेड थर्ड पार्टी कंपनीज, ठीक है। जैसे कि आपने सबने देखा होगा वेरीसाइन कंपनी, वेरीसाइन बहुत सारी आपने वो उस पे जब देखा होगा तो वेरीसाइन करके आता है, जियो ट्रस्ट होता है, इनफैक्ट गोडैडी भी है, योगा भी होता है। हर एक होस्टिंग प्रोवाइडर बेसिकली खुद का भी वो रखता है, तो गोडैडी भी है। ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं जो ग्लोबली ट्रस्टेड थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, यानी कि सीए है, ठीक है। चलो अब गाइस यहाँ पे बात आती है कि ये काम एक्चुअली करते क्या है, क्या सर्टिफिकेट को मतलब क्या करते हैं, इशू करते हैं या किस तरीके से क्या करते हैं। तो इनका काम होता है जो मेन वो होता है इशू करना सर्टिफिकेट, इशू द सर्टिफिकेट, एक तो ये काम होता है। आइडेंटिटी चेक करना, आइडेंटिटी चेक ऑफ द सर्टिफिकेट ओनर, ये भी इनका काम होता है। और इनका काम होता है प्रूफ देना
proof that the certificate is valid. ये प्रूफ प्रोवाइड करना, ठीक है। ये 3 काम बेसिकली होते हैं। सर्टिफिकेट को इशू करना, ठीक है, सर्टिफिकेट की आइडेंटिटी को यानी सर्टिफिकेट के ओनर की आइडेंटिटी को कंफर्म करना, एंड ये प्रूफ देना कि सर्टिफिकेट जो है ये एक वैलिड सर्टिफिकेट है। ये काम होता है सीए का। जो आप सीए सर्ट वगैरह ये सब देखते हो, ये सब वही काम करते हैं, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे एक और चीज की बात है, एक और चीज है कि इसमें एक और टर्म आता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, अभी हमारे काम आएगा जब हम समझेंगे ब्राउजर का सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन प्रोसेस समझेंगे उसमें, ठीक है। तो इसको मैं नए पेज पे डाल देता हूँ। चलिए कोई बात नहीं। ये पहले पता नहीं कैसे हो जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे एक और चीज, डिजिटल सिग्नेचर की। डिजिटल सिग्नेचर भाई ये क्या होता है इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में लिख लीजिए फटाफट कीजिए। कंपनीज वगैरह जो होती है उनके पास भी डिजिटल सिग्नेचर होता है। जैसे मेरी कंपनी है, मान लो मेटाक्सोन सॉल्यूशन, तो मेरे पास भी एक डिजिटल सिग्नेचर है। तो ये सबके पास होता है जो डिजिटली किसी भी चीज को साइन करने के लिए यूज किया जाता है। बट इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि एक्चुअली क्या होता है ये। देखो, अ डिजिटल सिग्नेचर इज अ मैथमेटिकल वे, अ डिजिटल सिग्नेचर इज अ मैथमेटिकल वे a digital signature is a mathematical way for verifying the authenticity of digital messages or documents. बस simple. A digital signature is a mathematical way for verifying the authenticity of digital messages or documents. ठीक है। A digital signature is the mathematical way for verifying the authenticity of digital messages or documents. ठीक है। अब ये जो डिजिटल सिग्नेचर है गाइस, जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करता है, ऑथेंटिसिटी की जांच करता है किन चीजों की, डिजिटल मैसेजेस की या डिजिटल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं। यानी आप अब इंटरनेट पे तो जो भी हो रहा है वो डिजिटल काम है, वो डिजिटल मैसेज है, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स है, यानी सारा चीज डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू हो रहा है। यानी डिजिटल सिग्नेचर ही है वो चीज जो उन सब को वेरीफाई करती है। चाहे आप किसी को मैसेज कर रहे हो, मेल कर रहे हो, फाइल डाउनलोड कर रहे हो, एनीथिंग यू आर डूइंग, एवरीथिंग इज जस्ट यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर्स। तो सबसे बड़ी बात है कि ये वर्क कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स, कैसे ये वर्क करता होगा डिजिटल सिग्नेचर, इसके बारे में भी जानना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमारा डिजिटल सिग्नेचर काम करता है। इन स्टेप्स को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप क्या है? पहले स्टेप में जो आपका वेबसाइट ओनर होता है या वेबसाइट जो ओन करता है, वो एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की जनरेट करता है, ठीक है। यानी कि एक जनरेट करता है क्या, पब्लिक की एंड एक प्राइवेट की, ठीक है। पब्लिक की प्राइवेट की जनरेट होते हैं। आप आराम से आप सी पैनल में भी देख सकते हैं, कहीं पे भी, कहीं से वो होस्टिंग कोई से भी ली हो, आप आराम से यू कैन क्रिएट द पब्लिक की प्राइवेट की। तो जो भी वेबसाइट होल्डर है या वेबसाइट ओनर है, दे जनरेट्स अ पब्लिक की एंड अ प्राइवेट की, ठीक है। पहला स्टेप हमारा यही होता है। दूसरा जो होता है, जो वेबसाइट ओनर है वो पब्लिक की को सेंड करता है कुछ इंफॉर्मेशंस के साथ, जैसे कि क्या, जो ओनर का नाम है, कोई सब्जेक्ट है, सीरियल नंबर्स हैं, सिग्नेचर के एल्गोरिदम्स हैं या सिग्नेचर्स हैं, जो भी है, मतलब डिजिटल सिग्नेचर्स हो गया, सिग्नेचर का एल्गोरिदम हो गया, सीरियल नंबर्स वगैरह हो गए, नाम हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये सारी चीजें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना, ऑल इंफॉर्मेशन, ठीक है, along with public key, ठीक है, is sent by the website owner,
ठीक है। तो वेबसाइट ओनर की तरफ से ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो भेजी जाती है। किसको भेजी जाती है, किसको भेजी जाती होंगी, जरा बताइए जरा एक बार आप लोग, कोई बताओ किसको भेजी जाती होंगी ये सारी इंफॉर्मेशन, क्या लग रहा है आपको? सीए, बाकी लोग बताइए कुछ। बाकी लोग भी बताइए ना यार, बस यस बताया। ये सारी जो डिटेल्स हैं ये भेजी जाती हैं सीए को, ठीक है। ये भेजी जाती है सर्टिफिकेट अथॉरिटी को, ठीक है। क्योंकि सर्टिफिकेट अथॉरिटी का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि सर्टिफिकेट अथॉरिटी कौन से होते हैं। वही होते हैं ग्लोबली ट्रस्टेड थर्ड पार्टी कंपनी, जैसे GoDaddy हो गया, वेरीसाइन हो गया, जियो ट्रस्ट हो गए, ये सारे जो इशू करते हैं सर्टिफिकेट को, उनके आइडेंटिटी, ओनर के आइडेंटिटी को चेक करते हैं और सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को भी वेरीफाई करते हैं। ऑब्वियसली तो सीए को ही जाएगा, तो सेंड करते हैं ऑल द इन्फो विद द पब्लिक की। इसको आप अपने लैंग्वेज में लिखिएगा थोड़ा, ठीक है ना। ऑल इन्फो एलोंग, ऑल इन्फो लाइक इन्फो में कौन सा होता है, अगर हम बात करें इन्फो की, तो इन्फो में कौन कौन से होते हैं, मान लो वेबसाइट ओनर नेम हो गया, ओनर नेम हो गया, डिजिटल सिग्नेचर हो गई, सिग्नेचर एल्गो हो गया, सिग्नेचर का जो एल्गोरिदम है वो हो गया, ठीक है। कोई सीरियल नंबर वगैरह, सीरियल नंबर हो गया, सब्जेक्ट हो गए हैं, ये सारी चीजें जो है बेसिकली ईटीसी, ये सारी चीजें जाती है। ये सेकंड स्टेप का काम होता है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, क्योंकि सीए के पास चला गया, तो अब क्या करती है सर्टिफिकेट अथॉरिटी जो है ना, ये सारी डेटा को वेरीफाई करती है। सीए वेरीफाई ऑल द डेटा रिसीव्ड, सारी डेटा को वेरीफाई करती है, ऑल द डेटा रिसीव्ड बाय द वेबसाइट ओनर, वेबसाइट ओनर। ठीक है। एंड उसके बाद क्या करेगा, एंड देन बिल्ड्स द सर्टिफिकेट्स, बिल्ड्स द सर्टिफिकेट, तब ये सर्टिफिकेट को बनाती है एंड डिजिटली साइन इट, डिजिटली साइंस इट फॉर द वेबसाइट ओनर, फॉर द वेबसाइट ओनर, और डिजिटली इसको साइन कर देती है। बस ये सीए का काम, यहाँ पे ये चीज पहला काम ये होता है, ठीक है। सिंपल सी बात होगी। अब सिंपल सी बात, सर्टिफिकेट क्या है, ये कौन सी सर्टिफिकेट होती है, देन बिल्ड्स द सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट क्या है, तो सिंपली सर्टिफिकेट के अंदर में सारी इंफॉर्मेशन होती हैं। कैसी इंफॉर्मेशन होती हैं, जैसे कि वेबसाइट का जो ओनर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसकी पब्लिक की, एक्सपायरेशन उसकी, सर्टिफिकेट होल्डर का जो नाम है यानी वेबसाइट वही जो है वो होता है, डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर होती है, जो सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी है उसकी डिजिटल, जैसे अगर मान लो यहाँ पे जियो ट्रस्ट कर रहा है, अगर इशू जियो ट्रस्ट कर रहा है, तो इसका क्या होगा, इसका मतलब लाइक सिग्नेचर होगा, इसका खुद का सिग्नेचर होगा, वेबसाइट ओनर का नेम होगा, पब्लिक की होगी, जो पब्लिक की मतलब ओनर का जो पब्लिक की, जो इसने यहाँ पे ये जो जनरेट पब्लिक की हुआ ना, ये पब्लिक की होगा ऑब्वियसली, क्योंकि तभी तो वो मैच करेगा ना, तो ये पब्लिक की होगी, ठीक है। इसी तरीके से एक्सपायरेशन भी हो जाएगी, इसकी एक्सपायरेशन की डिटेल्स भी होगी कि सर्टिफिकेट कब एक्सपायर करेगा, कितने दिन में एक्सपायर करेगा, ये सारी भी डिटेल्स यहाँ पे होगी, ठीक है भैया। तो ये सारी डिटेल्स के साथ जो है ये सर्टिफिकेट जो है वो बनाता है, सर्टिफिकेट को इशू करता है। इशू करने का मतलब है कि बिल्ड करता है पहले, तो अभी तो इशू का बाद में देखते हैं, पहले डेटा लेता है सारा, उसके बाद ओनर से, उसके बाद बिल्ड करता है सर्टिफिकेट, उसको डिजिटली साइन करता है, ठीक है, फॉर द वेबसाइट ओनर, ओके। एंड उसके बाद उसके उस सर्टिफिकेट में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, तो सर्टिफिकेट में सिग्नेचर, वेबसाइट ओनर का नाम, पब्लिक की, एक्सपायरेशन, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप अब आता है फोर्थ स्टेप, इसको लिख लीजिए। देन सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्या करता है ना, सर्टिफिकेट को वेबसाइट ओनर को भेज देता है, यानी सीए सेंड्स द सर्टिफिकेट टू द वेबसाइट ओनर, टू द वेबसाइट ओनर,
ठीक है। देन वेबसाइट ओनर कॉन्फ़िगर द सर्टिफिकेट इन सर्वर। ठीक है, तो उसके बाद वेबसाइट ओनर अपनी जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो बेसिकली कर लेता है बस। तो मतलब क्या है, वेबसाइट ओनर का इंफॉर्मेशन प्लस उसकी पब्लिक की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको एक बार वो कर देता हूँ, न्यू सेक्शंस को क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे। इसको अगर शॉर्ट में अगर किया जाए तो शॉर्ट में अगर किया जाए तो यहाँ पे हो गया आपका वेबसाइट ओनर की डिटेल्स, वेबसाइट ओनर डिटेल्स जो हो गई, प्लस उसका पब्लिक की, अलग से इसको ले लेते हैं, ये होता है। इसके बाद एक हैश क्रिएट होता है, क्रिएटेड द हैश, एक हैश क्रिएट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, इंक्रिप्शन होती है वो सीए की प्राइवेट की से। ठीक है, जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है ये इसको इंक्रिप्ट करता है, इंक्रिप्ट विथ सीए प्राइवेट की। उसके बाद डिजिटली साइन होती है वो, और उसके बाद हमारे पास जो होता है ये ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट होती है बेसिकली उसमें वो इशू होता है, जिसमें कि बेसिकली जो ओनर है उसकी इंफॉर्मेशन भी होती है, ओनर इन्फो भी हो गया आपका। ठीक है, ओनर का पब्लिक की भी होता है, प्लस डिजिटल सिग्नेचर होता है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस पूरा प्रोसेस जो है वो फॉलो होता है। अब ये तो जो प्रोसेस है गाइस, ये प्रोसेस हुआ किस तरीके से कि डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली क्रिएट करने का एक प्रोसेस हो गया। लास्ट में जो ये डिजिटल सिग्नेचर आपका यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जो सर्टिफिकेट के साथ जा रहा है, ये एक तरह का प्रोसेस हो गया, जिसमें कि आपको ये भी समझ में आ गया कि किस तरीके से डेटा को प्रोसेस किया जाता है, बाय द ओनर कैसे सेंड किया जाता है, एंड बाय द सीए अथॉरिटी कैसे उसको प्रोसेस करके उसको इंक्रिप्ट करके फिर उसको डिजिटली साइन करके एंड उसको भेजा जाता है। अब यहाँ पे अब बात आती है कि ये जो सर्टिफिकेट है ये बन के तो तैयार हो गई, ओनर को भेज दिया गया। अब ये कैसे एक्सेस करता है एक यूजर अपने साइड से, यानी कि क्लाइंट कैसे एक्सेस करता है, अब बात यहाँ आती है। ये जो प्रोसेस है ये कहां से कहां तक का प्रोसेस है, ये आपको समझ में आ रहा है ना? ये प्रोसेस किसके किसके बीच हो रहा था, ये जरा बताइए भैया आप लोग। ये जो प्रोसेस अभी हुआ है अभी तक, ये किसके किसके बीच हुआ है अभी तक, बताओ जरा जल्दी चैट में सभी। बिल्कुल, ये जो प्रोसेस हुआ है ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी और वेबसाइट ओनर यानी कि सर्वर ओनर के बीच हुआ है। यानी जैसे अगर facebook.com है तो फेसबुक और सीए के बीच में ये सारी प्रोसेस हुई है। समझ में आ रहा है ना? इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हम एक यूजर हैं, हम एक क्लाइंट हैं, तो भैया अब हम भी facebook.com चला रहे हैं तो हम भी तो सर्टिफिकेट को एक्सेस कर रहे हैं ना। हमारे ब्राउजर में जब HTTPS आता है, वहां पे आप जब क्लिक करते हो ना पैडलॉक पे, जैसे मान लो यहीं पे देख लो ना, मान लो ये fast.com ही है, ठीक है, यहाँ पे अब ये पैडलॉक पे आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे नीचे आते हो, यहाँ पे कनेक्शन इज सिक्योर दिखाता है, आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक आता है सर्टिफिकेट इज वैलिड, ये वैलिडिटी चेक होता है। अब ये देखो किसने किया, सोर्स सर्टिफिकेट इशूड बाय डीजी शर्ट ने इसको इशू किया है। CA1 यानी सर्टिफिकेट अथॉरिटी जो है आपकी वो डीजी शर्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इशूड टू fast.com, ये वही CN होता है जो यहाँ पे बेसिकली आपको CN दिख रहा है, अमेजन RAC ये सब जो है ये वही CN है आपका, यानी कि कॉमन नेम। ये O से ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपको यहाँ पे O दिख रहा है अमेजन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। यहाँ पे OU जो हो गया ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है, अगर कोई पार्ट है, कोई ऑर्गेनाइजेशनल कोई यूनिट भी है तो उसका अगर कोई पार्ट है यहाँ पे इशूड है वो यहाँ बताएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं बताएगा। उसके बाद सर्टिफिकेट इशूअर की बात आती है, फिर से वही कॉमन नेम जो है आपका डीजी शर्ट, ठीक है भैया, ऑर्गेनाइजेशन डीजी शर्ट INC जिन्होंने इशू किया है। उसके बाद भैया यहाँ पे आपकी एक्सपायरी है आपकी, इशूड ऑन इतना एक्सपायर्ड, और उसके बाद आपकी इंक्रिप्शन जो है, तो कौन सा SHA 256 और SHA 1 यहाँ पे यूज किया गया है इंक्रिप्शन, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स जो है आपको दे देती है यहाँ पे, ये जेसन वाली मतलब वो है।
तो आपको ये सारी डिटेल्स यहाँ पे एक बेसिकली इस वाले में प्रोवाइड की जाती है। बस यही तो है, और कुछ भी नहीं है, सिंपल। तो अब जो है गाइस, यहाँ पे हमने ये सारी चीज देखी, एक सर्वर और एक सीए के बीच की बातें, जो भी चीजें देखी। अब आ जाते हैं सर्टिफिकेट कैसे एक्सेस किया जाता है एक यूजर के तरफ से, यानी यूजर कैसे उसको एक्सेस करता है, इसके बारे में लिख लीजिए फटाफट, जल्दी 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 फटाफट लिखिए। आप लोगों को ये जब बातें पता चल रही हैं तो आप लोगों के दिमाग में कुछ कुछ आ रहा है, कुछ दिमाग में कुछ बढ़िया चीजें कि कितनी बड़ी बड़ी ब्लंडर्स हो सकती हैं अगर सर्टिफिकेट अथॉरिटी की बात अगर हम करें। सो अगर हम सीए को ही कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लेट्स सपोज एक हम सर्टिफिकेट अथॉरिटी को अगर कॉम्प्रोमाइज कर ले सीए को, यानी वी कैन इशू सर्टिफिकेट्स टू एनी रैंडम डोमेन्स। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारे पास ही वो पावर होती है। यू कैन इशू सर्टिफिकेट टू अ रैंडम डोमेन्स, एंड ऐसा कांड हुआ भी था एक कुछ टाइम पहले की बात है, ऐसा कुछ एक इशू भी हुआ था, वो मैं आपको बता दूंगा। एंड आप बड़े बड़े डोमेन्स को बेसिकली एक तरह से उनकी नकल कर सकते हो एंड एंड कॉम्प्रोमाइज टाइप कर सकते हो। कॉम्प्रोमाइज का मतलब उसका गलत यूज कर सकते हो, आप फ्रॉड में कर सकते हो, साइबर फ्रॉड वगैरह ऑनलाइन फ्रॉड में कर सकते हो, है ना? ये चीजें हो सकती है। इवन आप गूगल को भी आप मिमिक कर सकते हो, गूगल को भी वो कर सकते हो, ठीक है? अरे यार अभी क्या सारी चीजें हो सकती है, स्पूफ बिल्कुल बिल्कुल अभी भी होती हैं ऑब्वियसली। तुम सीए को कॉम्प्रोमाइज तो कर लो पहले, सीए को कॉम्प्रोमाइज करना इतना आसान नहीं होता है ना, सीए कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा सब कुछ। देखो अब यहाँ पे आते हैं, हाउ दिस सर्टिफिकेट इज accessed by a user, ठीक है? इसके भी कुछ स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को भी समझिए, लिखिए जरा, लिखिए, ठीक है? लिखिए व्हेन, चलो इसको मैं पहले समझा ही देता हूँ। जब भी हम कोई एक्सेस करते हैं वेबसाइट, एचटीटीपीएस वेबसाइट, जनरली मैं एचटीटीपीएस वेबसाइट की बात कर रहा हूँ तभी सर्टिफिकेट होगा। जब भी हम कोई एक्सेस करते हैं एचटीटीपी वेबसाइट, जैसे कि facebook.com किया, fb.com हो गया, fast.com हो गया, ठीक है? तो जो सर्वर होता है ना, ठीक है, वो अपनी पब्लिक की और जो सर्टिफिकेट इसको इशू हुई है वो यूजर को भेजता है। समझ में आया? इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिख लो, whenever we access websites, HTTPS websites like fb.com, fast.com, google.com, youtube.com, gmail.com, twitter.com, linkedin.com, जो भी वेबसाइट हो, तो whenever we access the HTTPS websites in the browser, let's suppose अभी fb.com को हम ले लेते हैं, इसको एक्सेस कर रहे हैं, तो fb.com सर्वर जो है, then fb.com server sends the server public key, fb server sends the server public key and the certificate issued by certificate authority to the user, पहला स्टेप यही होता है, सिंपल सा स्टेप है, कुछ इसमें ऐसे कुछ पेचीदा तो है नहीं, टू द यूजर, ठीक है? सेकंड स्टेप यहाँ पे आते हैं, सेकंड स्टेप पे आ जाइए। अब जो है, जब यूजर को ये भेजते हैं सर्वर वाले, तो यूजर का जो ब्राउजर होता है वो इन सर्टिफिकेट के ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करता है। ब्राउजर वेरीफाइज द ऑथेंटिसिटी ऑफ द सर्टिफिकेट। ब्राउजर इन सर्टिफिकेट्स की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करता है, ठीक है? अब वेरीफाई कैसे करेगा, कैसे कर पाएगा? क्योंकि जितने भी ब्राउजर्स हैं उन सब के
अंदर प्री इंस्टॉल्ड आती है सर्टिफिकेट अथॉरिटीज की पब्लिक कीज, यानी जितने भी सर्टिफिकेट अथॉरिटी हैं जो ग्लोबली ट्रस्टेड सर्टिफिकेट अथॉरिटी है उन सब की पब्लिक की प्री इंस्टॉल आती है ब्राउजर्स में। जनरली ऐसा होता है, जितने भी ब्राउजर्स हैं उन सब में प्री इंस्टॉल आती है। जैसे हम एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे सेटिंग्स में चलते हैं, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे सेटिंग्स में चलते हैं, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे चलते हैं, एक बार नीचे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा व्यू सर्टिफिकेट्स। ठीक है, व्यू सर्टिफिकेट्स पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अथॉरिटीज, सर्टिफिकेट नेम। ये सारे जो सर्टिफिकेट्स आपको नेम दिख रहे हैं ना, यहाँ पे ये देखो, ये सारे सर्टिफिकेट्स नेम है। देखो, अमेजन का है, एटॉस है, बेल्टीमोर, सर्टेनली, सर्ट साइन, चाइना फाइनेंशियल सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, कोमोडो सीए, डी ट्रस्ट, डीजी शर्ट, ये डीजी शर्ट वही जिसको उसने इशू किया था, डीजी शर्ट, फास्ट.com को, डिजिटल साइन, ई कॉमर्स मॉनिटरिंग करके है जो भी है, इंट्रस्ट, ग्लोबल साइन, गूगल ट्रस्ट, गोडैडी का सर्टिफिकेट भी है, गूगल ट्रस्ट सर्विसेज भी हैं। ठीक है, ये सारे जो हैं कौन से हैं, ये सब सीए हैं, सर्टिफिकेट अथॉरिटीज हैं। माइक्रोसॉफ्ट का भी है, ये सारे एसएसएल कॉर्पोरेशन, सिक्योर ट्रस्ट कॉर्पोरेशन, सिमेंटिक का भी है। ठीक है, ये सारे सर्टिफिकेट अथॉरिटीज हैं। ठीक है भैया, तो यहाँ पे जैसे ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये है, इसको व्यू करेंगे तो इसकी जो भी आपकी डिटेल्स हैं, ये सारी जो डिटेल्स हैं, ये आपको डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी। एंड यहाँ पे आपको पब्लिक की का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ पे ये सारा चीज जो है, ये आपको A to Z चीजें यहाँ पे दिख जाएंगी। ठीक है, तो ये पहले से प्री इंस्टॉल्ड आते हैं ब्राउजर्स के अंदर में, जितने भी मेजर सर्टिफिकेट अथॉरिटी है सारे की पब्लिक की इंस्टॉल्ड आती है। चल लिखिए इसको, इसको लिख लीजिए, ब्राउजर वेरीफाइज द ऑथेंटिसिटी ऑफ द सर्टिफिकेट, ऑल द ब्राउजर्स कम्स विथ प्री इंस्टॉल्ड ग्लोबली ट्रस्टेड CS पब्लिक कीज। ब्राउजर जो होते हैं प्री इंस्टॉल्ड होते हैं किसके, पब्लिक की ऑफ ऑल ग्लोबली ट्रस्टेड CA सर्टिफिकेट अथॉरिटी। ठीक है, ये इसका सेकेंड स्टेप होता है। ओके भाई, नेक्स्ट मूविंग टू द थर्ड स्टेप, फॉर दैट वी नीड टू व्यू फुल स्क्रीन। ये अलग ही इसका ऑप्शन कर दिया, पता नहीं पहले क्या था, दूसरा था। ठीक है, जो भी है, काम तो हो जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमारे पास आते हैं। थर्ड प्रोसेस में क्या होता है, लिख लीजिए। अब देखो, ब्राउजर जो होता है ना, ब्राउजर डिक्रिप्ट करता है। डिक्रिप्ट किसको डिक्रिप्ट करता है गाइस, ब्राउजर जो है डिक्रिप्ट करेगा। किस चीज को डिक्रिप्ट करेगा, जरा बताइए जरा फटाफट, किसको डिक्रिप्ट करेगा ब्राउजर? ओनर सर्टिफिकेट। और बताइए बाकी लोग, बोलिए जल्दी। सर्टिफिकेट, ठीक है, ठीक है। अगर मोर प्रिसाइजली बोले तो डिजिटल सिग्नेचर को डिक्रिप्ट करेगा, क्योंकि जो मैंने प्रोसेस आपको बताया था, सर्टिफिकेट तो रेडी होती है, बट पहले क्या होता है, वो इनक्रिप्ट करता है, डिजिटली साइन होता है, एंड फिर तो एक तरह से आप डिजिटल सिग्नेचर भी बोल सकते हैं, सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली ठीक है, सर्टिफिकेट को क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा। तो ब्राउजर क्या करता है, ब्राउजर बेसिकली डिक्रिप्ट्स द encrypted digital signature और सर्टिफिकेट, यू कैन से, और टाइमिंग बोल दो, सिग्नेचर। ठीक है, ये डिक्रिप्ट करता है। ठीक, लिखिए। जब ये डिक्रिप्ट कर लेता है, देन ब्राउजर जो है नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर देगा। नेक्स्ट स्टेप जो भी उसका होता है वो मूव कर जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर, बट if it cannot decrypt the signature
देन क्या आएगा प्रॉब्लम? अगर डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा देन क्या इश्यू आएगा? कुछ आइडिया आप लोगों को? अगर डिक्रिप्ट नहीं कर पा रहा है तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? एनी आइडिया? किसी को कोई आइडिया बताओ भाई यार, तुम लोग इतने वो जब डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा ना तो वो इश्यू आएगा जो आप लोगों ने सबने देखा होगा। आपने देखा होगा कई सारे आप जो वेबसाइट एक्सेस करते हो ना, तो वहां पे आ जाता है वार्निंग सर्टिफिकेट इशू का, और नीचे प्रोसीड एनीवे होता है ना? प्रोसीड एनीवे लिखा रहता है एडवांस ऑप्शन में, वहां लिखा रहता है प्रोसीड एनीवे नीचे में, और ऊपर में क्रॉस साइन आ जाता है। जो ये HTTPS वाली जो चीज है यहाँ पे एक रेड में क्रॉस साइन आ जाएगा, है ना? वो तभी होता है, वो उसी केस में होता है जब आपका ब्राउजर जो है वो सर्टिफिकेट जो है या डिजिटल सिग्नेचर है उसको डिक्रिप्ट करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। एंड ऐसा तभी हो पाता है यानी कि उसकी वो जो सर्टिफिकेट इशूअर है या जो सर्टिफिकेट वो यूज कर रहा है वो फर्जी सर्टिफिकेट हो सकता है, मलिशियस सर्टिफिकेट हो सकता है, नॉट साइंड बाय अ CA अथॉरिटी, नॉट साइंड बाय अ सर्टिफिकेट अथॉरिटी। समझ में आया? इसलिए कहा जाता है कि ऐसी वेबसाइट्स पे जब आप प्रोसीड कर रहे हैं तो आप खुद उसके मालिक हैं, आप खुद उसके लिए जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि वो हो सकता है वो जो सर्टिफिकेट इशू की गई है किसी एक मलिशियस CA के तरफ, यानी कि एक मलिशियस इशूअर के तरफ से इशू की गई हो, किसी वेबसाइट की नकल की गई हो पूरी की पूरी, एंड फिर आपको उस वेबसाइट पे जब आप जाते हो तो वहां पे आपको जो भी आपका डेटा आता है, जो भी चीजें आती है, वो वहां पे बेसिकली क्या हो सकता है? स्पूफ, सॉरी, वो क्या स्निफ हो सकता है, या फिर वो जो डेटा है आपका वो एक्सपोज हो सकता है। समझ में आ गया? इतना समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल सा फंडा था पूरा, ठीक है? हाँ बिल्कुल। तो ये हमारा थर्ड स्टेप था, ठीक है? फोर्थ स्टेप में कैनॉट है सिग्नेचर, देन देयर कम्स रेड फ्लैग एंड वार्निंग। नेक्स्ट स्टेप जो आता है आपका वो लिखिए। नेक्स्ट स्टेप कौन सा है? ठीक है, अच्छा आपको पता है ना जब गूगल या फेसबुक जो कंपनीज हैं, सर्वर्स हैं, ठीक है, या fast.com हो गया, ठीक है, तो जब हम google.com ओपन करते हैं ब्राउजर में, ठीक है, तो उस टाइम में ये अपनी पब्लिक की सेंड करता है। जो भी सर्वर्स है वो अपनी पब्लिक की सेंड करता है, राइट? तो जो भी डेटा होता है, जो भी डेटा हम ब्राउज कर रहे हैं, हम डाउनलोड कर रहे हैं, भेज रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, वो इसी पब्लिक की से इंक्रिप्ट किया जाता है। ये पता है आपको? नहीं पता तो जान जाइए, इसी पब्लिक की से इंक्रिप्ट किया जाता है, और उसको डिक्रिप्ट करने के लिए गूगल का प्राइवेट की चाहिए, जो कि जो कंपनीज हैं किसी के साथ शेयर नहीं करती है, एंड जिसकी वजह से आपका जो डेटा है वो इंक्रिप्टेड एंड सिक्योर होता है। बस यही चीज होती है। यही पब्लिक की, यही प्राइवेट की अगर गूगल शेयर कर दे या लीक हो जाए या कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो गूगल के जितने भी इंक्रिप्टेड डेटाज हैं, जितने भी इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन है, सब के सब कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, सबको डिक्रिप्ट किया जा पाएगा उस प्राइवेट की से, ठीक है? चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जब सर्टिफिकेट की वैलिडिटी हो जाती है, डिक्रिप्ट कर लिया है, सर्टिफिकेट की वैलिडिटी हो गई, ठीक है, तो उसके बाद ब्राउजर जो है ना वो एक सिमेट्रिक की क्रिएट करता है, ठीक है? सिमेट्रिक की या फिर आप बोलो सेशन की, यू कैन से सेशन की और सिमेट्रिक की। सेशन की या सिमेट्रिक की तैयार करता है, इज क्रिएटेड बाय द ब्राउजर आफ्टर सर्टिफिकेट वैलिडेशन। सर्टिफिकेट डिक्रिप्ट बोलो, डिक्रिप्ट एंड वैलिडेशन, ठीक है? अब ये जो सेशन के क्रिएट होता है इसका 2 कॉपी क्रिएट किया जाता है, 2 कॉपीज ऑफ द सेशन कीज, या आपका यू कैन से सिमेट्रिक कीज आर क्रिएटेड, ठीक है? 2 कॉपी होता है, ठीक है? इन सेशन कीज से, ये जो सेशन की होते हैं क्योंकि ये सिमेट्रिक की होते हैं, तो सिमेट्रिक की अगर होते हैं गाइस तो क्या होगा फिर?
क्या होगा, सिमेट्रिक की अगर होते हैं, ये तो वेद प्रकाश मुझे नहीं पता अभी, जो पहले अभी बता रहा हूँ ना, वो पहले एक बार ध्यान दे के पहले पढ़ लो, ठीक है। जो बता रहा हूँ, तुम पीएम पे और तुम डीआर पे ये सब पे चले गए, तो पहले जो बता रहा हूँ पहले उसको पढ़ लो एक बार, ठीक है। इसलिए मैंने तुमको सुबह में भी बोला हुआ था कि तुम क्वेश्चंस करते हो अच्छी बात है, बट जो पहले सामने है उसको पढ़ो, क्वेश्चंस भी कर लेंगे, है ना, टेंशन फ्री रहो। चलो ये बताओ सिमेट्रिक में क्या क्या होता है, जल्दी बताओ, बाकी लोग बताइए फटाफट, जल्दी बताइए फटाफट। ठीक है, एक ही की दोनों के लिए, ठीक है, दोनों के लिए, ठीक है, ठीक है, एक ही की, बहुत बहुत सही, ठीक है, एक ही की मतलब कि हाँ वही है, सिमेट्रिक का मतलब सेम हो गया, कि मतलब कि अ सिंगल की विल बी यूज्ड टू encrypt and decrypt as well, सिंगल की यूज होगा, ठीक है, दैट्स इट। तो चलिए इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिख दीजिए, इस स्टेप को लिख लीजिए। सेशन की और सिमेट्री की, 2 पेयर्स या 2 कॉपीज ऑफ सेशन की और सिमेट्री की इज क्रिएटेड बाय द ब्राउजर, ठीक है, बाय द ब्राउजर आफ्टर सर्टिफिकेट डिक्रिप्शन एंड वैलिडेशन, ठीक है, आफ्टर सर्टिफिकेट डिक्रिप्शन एंड वैलिडेशन, ठीक है। These keys can encrypt and decrypt both, क्योंकि ये सिमेट्रिक की होते हैं ऑब्वियसली, तो ये इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट दोनों कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा 4th स्टेप। नाउ नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं एक बार, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप। फिफ्थ स्टेप, इसमें क्या होता है, जो ब्राउजर होता है ना आपका, वो एक कॉपी का जो सेशन की, जो एक कॉपी होता है सेशन की का, उसको इनक्रिप्ट कर देता है, ठीक है। एंड जितने भी दूसरे रिक्वेस्ट होते हैं उसको गूगल के पब्लिक की या फेसबुक के पब्लिक की से क्या कर देता है, इनक्रिप्ट कर देता है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका ब्राउजर है, नेक्स्ट स्टेप में ब्राउजर, ये सेशन की प्लस ऑल अदर डेटा, इन दोनों को इनक्रिप्ट कर देता है विथ सर्वर्स पब्लिक की। अगर सर्वर पब्लिक की, सर्वर में आपका गूगल, जैसे मान लो गूगल एक्सेस कर रहे हो तो गूगल हो गया, एफबी एक्सेस कर रहे हो एफबी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी है सभी, तो उनसे ये इनक्रिप्ट कर देता है एंड इसको सेंड कर देता है, सेंड टू द सर्वर, यानी कि सेंड टू द सर्वर, यानी अगर गूगल एक्सेस कर रहे हो तो गूगल के सर्वर पे, नहीं तो फेसबुक के सर्वर पे, नहीं तो याहू के सर्वर पे, जो भी सर्वर है, जो भी एक्सेस करो वेबसाइट, उसके सर्वर को भेज देता है। नेक्स्ट स्टेप यही होता है, ब्राउजर सेशन की, ठीक है, एक कॉपी जो सेशन की है, 1 कॉपी ऑफ सेशन की, और जितने भी ऑल डेटा हैं जो यूजर रिक्वेस्ट करता है, वो सारा कुछ इनक्रिप्ट करके गूगल के पब्लिक की से, ताकि उसको डिक्रिप्ट ना कर पाए कोई और, क्योंकि गूगल के पास प्राइवेट की होता है। ये असिमेट्रिक हो गया आपका, असिमेट्रिक जो इंस्क्रिप्शन होती है, एंड उसको भेज देता है गूगल के सर्वर के पास। ये हमारा 5th स्टेप था। छठा स्टेप क्या होता है, इसको लिख लीजिए, इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं ना, मतलब सिंपली है, ब्राउजर देन एनक्रिप्ट्स द 1 कॉपी ऑफ सेशन की एंड ऑल अदर रिक्वेस्टेड डेटा विद द गूगल्स पब्लिक की एंड सेंड्स इट टू द गूगल सर्वर, या सेंड बैक टू द गूगल सर्वर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करता है गूगल, अगर हम लेते हैं एग्जांपल में, या फेसबुक, गूगल या एफबी सर्वर decrypts the encrypted data using its private key and get the session key and other requested data
अदर रिक्वेस्टेड डेटा। अब गूगल को जब आता है, गूगल को मिलता है, तो गूगल का सर्वर जो है या फेसबुक का जो सर्वर है वो इंक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट करता है प्राइवेट की से, और उसको सेशन की मिल जाती है जो यहाँ पे इंक्रिप्ट करके भेजा गया था ब्राउजर की तरफ से। सेशन की मिल गया और जो भी अदर रिक्वेस्ट हैं वो सारी रिक्वेस्ट मिल गई। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप में ये पूरा प्रोसेस होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है, इसमें क्या होता है, गूगल या फेसबुक जो होता है अब HTTP डेटा को ब्राउजर को सेंड करता है। यानी HTTP डेटा मतलब जो नॉर्मल डेटा होता है उसको ब्राउजर को सेंड करता है। कैसे सेंड करता है भैया, अब यहाँ पे गूगल या FB लिखो, सेंड्स द HTTP डेटा, यानी जो भी डेटा होती है, टू द ब्राउजर। तो डेटा कैसे भेजता है भाई, डेटा ऐसे ही थोड़ा ना ओपनली भेज देगा, ऑब्वियसली इंक्रिप्टेड कनेक्शंस होता है। हम जो रिक्वेस्ट करते हैं वो भी इंक्रिप्टेड है, जो हमें रिस्पांस मिल रहा है वो भी इंक्रिप्टेड है। तो हमने जो रिक्वेस्ट करा उसकी इंक्रिप्शन ऐसी हुई, अब गूगल जो रिस्पांस दे रहा है उसकी इंक्रिप्शन कैसी होती है, तो गूगल सेंड्स द HTTP डेटा टू द ब्राउजर, बट उसके पहले क्या करता है ये, इट फर्स्ट encrypts the data with session key, समझ में आ गया, with session key, समझ में आ गया। यानी कि गूगल जो डेटा भेज रहा है HTTP वाली, यह ध्यान में रखिएगा, गूगल जो डेटा भेज रहा है HTTP में, HTTP रिस्पांस के थ्रू, वो डेटा को इंक्रिप्ट करता है सेशन की से, जो सेशन की उसको यहां पे मिला होता है। देखो, एंड देन ब्राउजर डिक्रिप्ट्स द डेटा विथ अदर कॉपी ऑफ अदर या सेकेंड कॉपी ऑफ सेशन की। ठीक है, क्योंकि एक सिमेट्रिक की होता है ये सेशन की बेसिकली, तो इस सेशन की से ये डिक्रिप्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वही सेशन की है जो इंक्रिप्ट होके यहाँ पहुंचा था, और गूगल ने उसी से इंक्रिप्ट करके इधर भेज दिया कि भाई तुम अपने ही की से अपना डिक्रिप्शन का काम कर लो। समझ में आ गया? इतना समझ में आया सबको? क्लियर? बहुत आराम से समझाया है। तो इतना समझ में आ गया क्या हो रहा है पूरा प्रोसेस? समझ आ गया? ठीक है, अब ये प्रोसेस इतना हो जाता है। अब नेक्स्ट जब रिक्वेस्ट आएगी गाइस, जब भी ऐसा कुछ रिक्वेस्ट फिर आएगा ना, जब भी, तो पहले वाले रिक्वेस्ट में तो ये सेशन की प्लस जो भी डेटा है उसको गूगल के पब्लिक की से इसने कर दिया, इंक्रिप्ट कर दिया। अब जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएंगी, जब दूसरा कोई डेटा भेज रहा है ब्राउजर, तो अब क्या करेगा, अब ये सेशन की से ही इंक्रिप्ट करेगा, इस वाले सेशन की से इंक्रिप्ट करेगा नेक्स्ट वाले को। अब क्योंकि गूगल के पास ऑलरेडी ये सेशन की प्रेजेंट है सर्वर में, तो अब उसका यूज करके वो डिक्रिप्ट करेगा, प्राइवेट की का यूज नहीं करेगा गूगल। ये समझ में आ रहा है आपको? नाउ फ्रीक्वेंट डेटा ट्रांसफर पे, जब रिकरिंग डेटा ट्रांसफर होगा, जब वापस से फर्स्ट टाइम में तो वैसा हो गया, सेकेंड थर्ड फोर्थ टाइम से जब डेटा का ट्रांसफर होगा, तो अब जो ब्राउजर है हमारा, ये जो ब्राउजर है उस सेशन की का यूज करके वो एक्सपायर होता है, वो दैट इज डिफरेंट कंसेप्ट। हाँ, वो तो सेशन मैनेजमेंट का कंसेप्ट हो गया। यहाँ सर्टिफिकेट की बात हो रही है, यहाँ हम सिर्फ सर्टिफिकेट पे फोकस कर रहे हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ सेशन मैनेजमेंट कि सेशन की में, तभी तो मैंने लिखवाया था ना कि सेशन जो उसमें डेटा जाती है उसमें एक्सपायरी टाइम भी होता है, जो सर्टिफिकेट इशू होता है ना उसमें एक्सपायरी टाइम भी होता है। तो वो सर्टिफिकेट की एक्सपायरी और सेशन की जो सेशन होता है उसका भी एक्सपायरी होता है। आपने HTTP वाली मैंने बताई नहीं थी तुम लोगों को, HTTP का जो मैंने सेशन लिया था, तो उसमें मैंने जो हेडर्स जो बताए थे उसमें बताया तो था ही कि उसमें एक एक्सपायरी का टाइम होता है। ठीक है, तो वो एक्सपायरी का टाइम, वो सेशन मैनेजमेंट का बात है, वो दैट इज डिफरेंट थिंग, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने वो ज्यादा फोकस नहीं किया। तो अब ये जो सेशन की है भैया, अब यही यूज हो रहा है बाय द ब्राउजर टू इनक्रिप्ट द डेटा, टू सेंड टू द सर्वर, एंड बाय द सर्वर टू डिक्रिप्ट द डेटा, एंड फिर अगेन वो सेंड बैक करते हैं। यानी गूगल की प्राइवेट की एक बार यूज हुई जब तक एक सेशन चल रहा है, मतलब एक सेशन में गूगल का प्राइवेट की जो है एक बार यूज होता है डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए, और एक बार यूज होता है पब्लिक की उसका डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए। समझ में आ गया? क्लियर? अच्छा, तो इससे तुम्हें एक कुछ झोल लग रहा है इस पूरे प्रोसेस में? कुछ झोल समझ में आ रहा है? ये जो पूरा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट में कहीं तुम्हें कुछ झोल नजर आ रहा है एक सेशन के अंदर?
विद इन अ सेशन अगर बात करें तो कुछ झोल, कुछ बताओ। मतलब ये कहीं है नहीं, लेकिन मतलब दिमाग में आ रहा है तो मैंने सोचा तुम्हारे दिमाग में भी आ रहा होगा। झोल नजर नहीं आ रहा है किसी के, है ना? झोल सोचो ना, सोचो सोचो कि अगर एक सेशन मेंटेन्ड है किसी यूजर का, एक्सपायर नहीं हुआ है, सेशन मेंटेन्ड है, तो पहला रिक्वेस्ट ही ओनली होता है जिसमें गूगल की पब्लिक की और गूगल की प्राइवेट की यूज आती है इंक्रिप्शन में और डिक्रिप्शन में। उसके बाद जो फ्रीक्वेंट रिक्वेस्ट होते हैं बाकी के, उन सब में एक सेशन की का यूज हो रहा है उस पर्टिकुलर सेशन के लिए। सेशन की यूज्ड बाय द ब्राउजर टू encrypt, सेशन की यूज्ड बाय द सर्वर टू डिक्रिप्ट। यानी कि अगर वो सेशन की कॉम्प्रोमाइज हो जाए एक सेशन के अंदर में, मतलब ये इमेजिन करने वाली बात है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अगर हाँ राइट राइट वही, तो मैं वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। हाँ 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 बिल्कुल। तो अगर वो सेशन की हमें मिल जाए तो बेसिकली वी कैन हैव दैट सेशन। सेशन की जो भी डिटेल्स है, जो भी जानकारी है, सब मिल जाएगी हमें। करेक्ट, एवरीथिंग वी कैन गेट फ्रिक्वेंट में एक। लेकिन जैसे सेशन एंड होगा वो खत्म हो जाएगा, याद रखिएगा, वो की एक्सपायर हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगा, वो सेशन के अंदर में ही है। यानी कि उसके लिए आपको स्निफिंग करना पड़ता है। सेशन हाईजैकिंग कर सकते हो, स्निफिंग कर सकते हो। अरे भाई तो बोल रहा हूँ, जब तक एक्सपायर नहीं हुई है ना, तब तक सेशन जब तक चल रही है, मैं तभी की बात कर रहा हूँ। गॉट इट? बिफोर एक्सपायरी, नमन। एक सेशन मेंटेन होता है ना यार, जब तक, तब तक की बात हो रही है। चलो, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस में आपका क्या हो जाता है, इस तरीके से जो आपका यूजर है एक सर्टिफिकेट को एक्सेस कर, सर्टिफिकेट के थ्रू डेटा को इधर उधर करता है, एंड ये इस तरीके से वर्क करती है। अब हमारे पास जो डेटा आती है, जो सर्टिफिकेट वाली, ये वाली, ये जो इंफॉर्मेशन आपके पास आती है मैच करके, ये सारी इंफॉर्मेशन जो आ रही है आपके पास, बेसिकली ये कहां से आ रही है फेच होके? ये आ रही है सर्टिफिकेट ट्रांसपेरेंसी से। ये आ रही है सर्टिफिकेट ट्रांसपेरेंसी से फेच होके। अब ये क्या है भाई, नया चीज, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं भाई, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। कहाँ गया, कहाँ गया, ड्रॉ 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 चलो आ जा। अब है यहाँ पे सर्टिफिकेट ट्रांसपेरेंसी, या फिर इसको ऐसे बोलो सीटी। इसको बोलते हैं सीटी, सर्टिफिकेट ट्रांसपेरेंसी। ये क्या है, लिख लीजिए इसके बारे में। सीटी या सर्टिफिकेट ट्रांसपेरेंसी इज एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क। सर्टिफिकेट ट्रांसपेरेंसी is an open source framework certificate transparency is an open source framework for the certificate authorities is the open source framework for the certificate authorities under which the certificates are logged under the domain name owners. The certificates are logged under the domain name owners. ठीक है, अंडर द डोमेन नेम ओनर्स। इसका मतलब ये हुआ, ये इसको पब्लिक लॉग बोल दो, पब्लिक लॉग। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इस लॉग को देख सकता है जो सीए इशू करती है डोमेन्स के लिए, यानी क्योंकि ये पब्लिक लॉग होता है, ठीक है, ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, पब्लिक लॉग है,
तो जितने भी सर्टिफिकेट इशूड हैं बाय द सीए एक कॉरस्पॉन्डिंग टू द डोमेन नेम्स, उन सबको कोई भी देख सकता है, यानी कि एक तरह का पूरा वेयर हाउस है सर्टिफिकेट्स का। सर्टिफिकेट ट्रांसपेरेंसी इज द वेयर हाउस फॉर ऑल द सर्टिफिकेट्स अथॉरिटीज, डोमेन नेम्स, सबका डिटेल। ठीक है, बस ये चीज होती है जिसके अंदर आपको डोमेन्स, सब डोमेन्स, ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। गॉट इट। अब देखो हुआ क्या था कुछ टाइम थोड़ा पुराना है, मतलब क्या हुआ था, एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी है डीजी नोटार। ठीक है, एक डीजी नोटार करके एक डच सर्टिफिकेट अथॉरिटी है। ठीक है, उसको कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया था, कॉम्प्रोमाइज पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया था। एंड 500 से भी ज्यादा एसएसएल सर्टिफिकेट्स, फेक एसएसएल सर्टिफिकेट्स जो हैं वो इशू कर दिए गए थे। 500 से भी ज्यादा फेक एसएसएल सर्टिफिकेट्स इशू किया गया था। जब बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, बहुत सारी इसके पीछे पुलिस वगैरह लगी, साइबर जो सेल है उनके लोग जब इसके पीछे पड़े, काफी चीजें जब जानकारी निकाली, तो उनको पता चला कि इवन गूगल.com के लिए भी वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया था। मतलब एक सर्टिफिकेट गूगल.com के लिए भी इशू कर दिया गया था, यानी कि अब ये गूगल.com को इम्पर्सनेट कर सकते थे या इसको स्पूफ कर सकते थे गूगल.com को। ठीक है, एंड इसका यूज करके काफी सारे जीमेल यूजर्स पे अटैक हुआ था, काफी सारे जीमेल यूजर्स को के ऊपर अटैक किया गया था इस कॉम्प्रोमाइज के थ्रू। ये होती है पावर अगर आप सर्टिफिकेट अथॉरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं तो, जो कि बहुत मुश्किल काम है, बट स्टिल ऐसा होता नहीं है जनरली, बट स्टिल अगर होता है तो यू कैन जस्ट इम्पर्सनेट, यू कैन स्पूफ एनी डोमेन यू वांट, चाहे वो HTTPS का कितना भी बड़ा डोमेन हो, कोई भी डोमेन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप पूरा का पूरा इम्पर्सनेशन कर सकते हो उसका। ठीक है, फिशिंग के लिए यूज कर सकते हैं, मैलवेयर स्प्रेड करने के लिए यूज कर सकते हैं, सोशल इंजीनियरिंग के लिए कर सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू विद दिस थिंग। ठीक है भैया, समझ में आ गया इतनी सारी चीजें, जो चीजें अभी हुई हैं आपके सामने, बहुत ही सिंपल सी चीजें थी, बहुत बड़ी चीज थी नहीं। ठीक है, अभी सर्टिफिकेट इशूअर में हमारा क्लाउडफ्लेयर भी है गाइस, क्लाउडफ्लेयर भी सर्टिफिकेट इशूअर है। ये जो आपको क्लाउडफ्लेयर दिख रहा है ये भी इशू करता है सर्टिफिकेट। ठीक है, ओके गॉट इट। सबको समझ में आ गया भाई? क्लियर क्लियर, जल्दी बताओ जल्दी, सबको क्लियर है? सबको इतना क्लियर है आप लोगों का? इतना क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। इतना अगर क्लियर है तो अब मेन थोड़ा हम जो मैं स्टार्ट करना चाह रहा था वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे द टॉपिक विच इज कॉल्ड सब डोमेन टेक ओवर। ठीक है, सब डोमेन टेक ओवर। सब डोमेन टेक ओवर के बारे में आइडिया आप लोगों में से किसी को बताइए जरा एक बार, एनी आइडिया, एनीवन? विवेक दास को पता है, ठीक है, कैसे होता है पता है, ठीक है, यस। और कोई सब डोमेन टेक ओवर के पीछे का कंसेप्ट पता है किसी को? अगर पता है तो बताइए। बस विवेक दास को पता है। चलिए विवेक, माइक ऑन कीजिए, जरा बताइए मुझे और बाकी लोगों को कि क्या होता है सब डोमेन टेक ओवर, पीछे के कंसेप्ट को बताइए उसके। पता नहीं कि हेलो सब हेलो, जैसे हेलो सर, हाँ बोलो बोलो बोलो। इतना भी नहीं पता है कि तो सब मतलब अच्छे मतलब बैकग्राउंड में काम होता है, ये पता नहीं। अरे यार ठीक है सर ठीक ये जो 404 शाबस है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, माइक म्यूट करो, माइक को म्यूट करो। अभिषेक नागर तुम बोलो, बोलना चाहते हो, बोलना चाहते हो अभिषेक? तो बोलो ना, माइक ऑन तो करो, माइक ऑन करो, बोलो। हेलो हेलो, हाँ अभिषेक बोलो। सर, सब डोमेन टेक ओवर में मेनली हम किसी सब
डोमेन को में कंट्रोल गेन कर लेते हैं। मतलब उसमें हम एक्सेस स्टोर साइड स्क्रिप्टिंग वगैरह डाल के ये अटैक परफॉर्म करके और सब डोमेन में हम टेक ओवर करके उसमें गेन मतलब उसका कंट्रोल एक्सेस कर लेते हैं एक सब डोमेन में ओनली। एक्सेसेस वगैरह की बात कहाँ आती है? एक्सेसेस की अभी क्यों यूज पड़ रही है सब डोमेन टेक ओवर में? उस टारगेट पर अपन परफॉर्म कर सकते हैं सब डोमेन टेक ओवर करने के लिए। सब डोमेन जैसे टेक हम ओवर करने के लिए कंट्रोल एक्सेसेस करेंगे? मतलब उस पर परफॉर्म कर सकते हैं हम, जैसे किसी सब डोमेन पे हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वगैरह परफॉर्म करेंगे ना, तो चांसेस है कि हम सब डोमेन टेक ओवर भी कर सकते हैं, किसी सब डोमेन पे कंट्रोल भी गेन कर सकते हैं। ठीक है, एक बार माइक म्यूट करो। तो इसलिए मैंने पूछा था क्योंकि मुझे लगा था कि आप लोग में से काफी लोगों को शायद कंसेप्ट नहीं पता हो, बाकी और किसी को पता है तो बोलना चाहे तो बोल सकता है कि बिहाइंड द सीन क्या कंसेप्ट है। यस बोलो। सर तो कुछ कुछ चीजें पता है, जैसे हम्म। अगर कोई सब डोमेन बस बाकी मतलब चैट के ज्ञानी लोग प्लीज शांत रहिए। चैट में आपको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है किसी को भी। चैट में आप लोग ज्ञानी मत बनिए, ठीक है? जब मैं पूछूं तो आप रिप्लाई कीजिए, अदरवाइज आपको रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, म्यूट रहिए, ठीक है? चलो यस बताओ। कोई सर सब डोमेन अगर मिसकॉन्फ़िगर्ड है और कोई ऐसी सर्विस पे रिडायरेक्ट हो रहा है जो अवेलेबल नहीं है, तो उसके ऊपर हम ट्राई कर सकते हैं। उसके लिए हमको फिर एक हमारा सब डोमेन रजिस्टर करना पड़ता है और वहां पे पॉइंट आउट करवा कुछ इस तरीके से होता है सब डोमेन टेक ओवर। ठीक है, अच्छा ठीक है। मुझे ये बताओ, आप में से बग बाउंटी कितने लोग करते हैं? फिर से एक बार बताओ, मेरे को बताया तो था शायद लिस्ट में, मेरे को याद भी है बहुत लोगों के, बट स्टिल एक बार चैट में बताओ। बग बाउंटी किन्होंने पहले करा हुआ है या करते हैं, थोड़ा बहुत भी किया है? ठीक है हार्दिक, ठीक है। नमन कभी कभी, अरे नमन झूठ मत बोलो, तुम करते हो। ठीक है यश, ठीक है विवेक, मोहित भी कर रहा है, ठीक है, याद है, ठीक है। बग बाउंटी में सब डोमेन टेक ओवर तो आई थिंक पहला स्टेप हो जाता है अगर आप प्रोसेस को फॉलो करते हैं रेकॉन में बेसिकली। तो बग बाउंटी में सब डोमेन टेक ओवर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना? सब डोमेन टेक ओवर के लिए किया जाता है। सब डोमेन के थ्रू हम मेन डोमेन में एंटर कर सकते हैं क्या? किस तरीके से एंटर करना है कुणाल, ये पहले बता दीजिए, किस तरीके से एंटर करना है? सब डोमेन इज अ वेरी डिफरेंट पार्ट वेबसाइट का, एकदम बिल्कुल डिफरेंट होता है। आपके मेन वेबसाइट जो होती है उसी के पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर के अंदर आपका बनता है वो, लेकिन किस तरीके से आप एक्सेस करना चाहते हैं वो पहले आप क्लियर कीजिए, ठीक है? तो आपने जब भी बग बाउंटी किया होगा तो सब डोमेन टेक ओवर का नाम तो सुना ही होगा। काफी लोग सब डोमेन टेक ओवर करते भी हैं, मतलब टूल्स आते हैं बहुत सारे, आराम से करते हैं, आराम से होता भी है, कई बार कई लोग कर लेते हैं। बट फर्क यही है ना कि आप लोग टूल का यूज करते हैं एंड उसको परफॉर्म कर देते हैं एंड आपको लगता है कि आपको वो चीज पता चल गई, आपको वो चीज आ गया, बट कंसेप्ट हमें नहीं पता। वो कंसेप्ट जाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपके उस टूल का यूज करने का मतलब हो गया कि आप एक स्क्रिप्ट किडी हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है? मैं पाइथन वाले को नहीं बोल रहा, पाइथन जो जितने भी पाइथन में कोड कर पाते हैं वो तो खैर स्क्रिप्ट किडी नहीं होंगे, लेकिन स्टिल अगर आप लोग में से कोई भी कंसेप्ट नहीं जानता है तो आपको जानना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना? चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा हम आपको समझाता हूँ मैं, काफी काफी इंटरेस्टिंग चीज है, बट आई वाज लाइक शॉक्ड कि आप में से किसी को भी नहीं पता, शायद सही से प्रॉपर शायद किसी को नहीं पता है, थोड़ा बहुत पता होगा, आइडिया होगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पहले आते हैं सब डोमेन टेक ओवर पे। पहली बात, क्या सब डोमेन टेक ओवर हर एक सब डोमेन पे पॉसिबल है? नहीं। क्या सब डोमेन टेक ओवर हर एक ऐसे पेज पे पॉसिबल है जिसका आउटपुट 404 एरर आ रहा है, यानी कि रिसोर्स नॉट अवेलेबल? नहीं। क्या सब डोमेन टेक ओवर जिसपे 404 आ रहा है वहां पे सेम सारी चीजें दिख रही है कि सब डोमेन टेक ओवर वाले चांसेस है, फिर भी हो सकता है 100%? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो कैसे होगा? कौन सी सब डोमेन्स टेक ओवर हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती है, क्या इसके पीछे का रीजन है, क्या तरीका है, क्या है, वो सारा कुछ हम अभी जानेंगे, ठीक है? अब देखो, जैसे कि मेरे पास एक डोमेन है, द डोमेन इज metax1solution.com। मान लो ये हमारे पास एक डोमेन है, डोमेन है, इसके मान लो सब डोमेन है
help.metaxonsolution.com और एक और सब डोमेन है info.metaxonsolution.com। ये दो सब डोमेन्स हैं हमारे मेटाक्सोन सॉल्यूशन के, ठीक है। अब कई सारी कंपनी जो होती हैं अपने डोमेन को क्लाउड पे होस्ट करती हैं या सब डोमेन्स को क्लाउड पे होस्ट करती हैं, क्लाउड की सर्विसेज लेती हैं। इन क्लाउड सर्विसेज में आपका बहुत सारा ऐसा सर्विस आपके प्रोवाइडर्स हैं जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इनके नाम के लिस्ट में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये एक गिटहब रेपोजिटरी है जहाँ पे आपको बेसिकली ये सारे मिल जाएंगे। देखते हैं यहाँ पे, ये गिटहब रेपोजिटरी है कैन आई टेक ओवर XYZ करके, बहुत ही पुराना रेपोजिटरी है। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे नीचे में, तो यहाँ पे नीचे में आएंगे तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट मिलती है। ये सारे इंजन यानी क्लाउड प्रोवाइडर, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के इंजन मतलब उनके नाम है और ये स्टेटस यहाँ दिखाता है कि ये एक सब डोमेन टेक ओवर से वल्नरेबल है या नहीं है, ये यहाँ पे आपको दिखाता है। जैसे AWS लोड बैलेंसर, S3, ठीक है, एजाइल CRM, Akamai, एनिमा, बिटबकेट, कैंपेन मॉनिटर, कैनी, इस तरह से करके डिजिटल ओशियन, डिस्क्लोजर, ड्रीम होस्ट, फास्टली, फीड प्रेस, फ्लाईओ, वर्डप्रेस भी होगा, गेमफ्ली, फ्रंट, जो भी गिटहब, ठीक है, गिटहब, गिटलैब। देखो गिटहब एज केस है, वल्नरेबल हो सकता है, गिटलैब इज नॉट वल्नरेबल, याद रखिएगा, ठीक है। गूगल साइट्स, गूगल क्लाउड स्टोरेज, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हिरोकू आता है, हब स्पॉट होता है, एज केस है, यहाँ पे इंटरकॉम है, ये सारे करके ये सारी लिस्ट हैं जो WP इंजन है, वर्डप्रेस है, विक्स है, जेनडेस्क है, ठीक है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स है। अब इसमें से लेट्स सपोज मेरे पास एक ये जो सब डोमेन है ये पॉइंट हो रहा है एक गिटहब रेपोजिटरी पे, इसका नाम है hack.github.com, ठीक है। इस गिटहब रेपोजिटरी पे ये पॉइंट हो रहा है, मान लो, मतलब इस गिटहब अकाउंट पे सारा डिटेल्स, इस सब डोमेन को कॉन्फ़िगर किया है, सारा चीज किया गया है, सब सारी डिटेल्स है, सब चीज यहाँ पे होस्टेड है हमारे hack.github.com पे, ठीक है। तो ये इस पे मॉनिटर, इस पे पॉइंट किया जा रहा है, यानी कि पॉइंट करने का मतलब क्या हो रहा है, ये hack.github.com इस डोमेन, इस सब डोमेन पे पॉइंटेड है, इस सब डोमेन पे पॉइंटेड है। व्हाट इट मींस गाइस, आपको पता चल रहा है ये पॉइंट होने का मतलब यहाँ पे क्या होता है, किस तरीके से ये जो help.metaxonsolution.com है ये hack.github.com पे पॉइंट हो रहा है। इसका मतलब है आप इसको एक्सेस करोगे help.metaxonsolution.com को, ठीक है, यू विल एक्सेस दिस hack.metaxonsolution। तो जो भी ये कोड फेच कर रहा है वो hack.github.com से फेच कर रहा है। इतना समझ में आ रहा है आपको? इतना आपको समझ में आ रहा है? प्लीज एवरीवन, आर यू गेटिंग? फेच कर रहा है। अब ये कैसे पॉइंट कर रहा है गाइस? मेटाक्सोन्स का सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? यही है, मेटाक्सोन। अब ये कैसे ये पॉइंट कर रहा है, ये आपको जानने की चीज है। ये पॉइंटिंग कैसे होती है? ये पॉइंटिंग होती है गाइस सी नेम की वजह से, सी नेम की वजह से ये पॉइंटिंग का काम करता है हमारा सी नेम। और सी नेम क्या है? सी नेम एक DNS रिकॉर्ड है, ठीक है। सीनेम जो होता है एक DNS रिकॉर्ड है जो हर सर्वर अपने DNS रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती है। तो अगर सीनेम का यूज करती है तो उसी DNS के रिकॉर्ड में वो उसकी एंट्री करके रखती है। जैसे कि हमारा टेक्निकल नेविगेटर का ये जैसे एक क्लाउड फ्लेयर का पेज, मतलब वो है अकाउंट है, DNS पे आप जाएंगे यहाँ पे, हालांकि चलो रिवील कर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीनेम, यहाँ पे आप देख सकते हो www.technicalnavigator.in। यहाँ पे जब एडिट पे आएंगे यहाँ पे, यानी जो नेम है www, टारगेट जो है वो technicalnavigator.in है। इसका मतलब है अगर आप www.technical, जैसे हमने टेक्निकल नेविगेटर किया यहाँ पे, टेक्निकल नेविगेटर यहाँ पे किया, तो यहाँ पे www.technicalnavigator.in अगर करते हैं, एंटर करते हैं, स्टिल इट विल रीडायरेक्ट टू technicalnavigator.in उस सीनेम की वजह से, ठीक है, क्योंकि हमारा www है नहीं वहाँ पे, तो वहाँ पे ये बेसिकली एक तरह का रिडायरेक्शन यहाँ पे है, ठीक है। तो सीनेम का मतलब क्या होता है? सीनेम जो होता है ना, इसका काम होता है मैप वन डोमेन टू अनदर या वन सब डोमेन टू अनदर, इसका यही काम होता है सीनेम का, बस।
ठीक है भैया। तो हमारे पास एक गिटहब का पेज है hack.github.com जो कि पॉइंटेड है इस सबडोमेन के लिए help.metaxonsolution.com। सब कुछ चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइव बढ़िया चल रही है। ठीक है, और मेरा एक वेब मास्टर है जो इन सब को मैनेज करता है, मतलब कोड्स वगैरह को मैनेज करता है, ये सब चीज। जैसे अभी मान लो पाइथन वाली हमारी ग्रुप है, तो पाइथन वाली जो टीम है इन सबको मैनेज करती है, मान लो, लेट्स सपोज। ठीक है, अब आगे चल के कंपनी का एक अनाउंसमेंट हुआ, कंपनी का एक फैसला आया कि भैया मतलब हमें इस गिटहब पेज की जरूरत नहीं है, तो वेब मास्टर को बता दिया गया। वेब मास्टर ने क्या किया, बोला कि ठीक है, नहीं जरूरत है, इसको डिलीट कर देते हैं, हमें इस रेपोजिटरी की जरूरत नहीं है, hack.github.com की डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वेब मास्टर ने तो बेचारे ने डिलीट कर दिया गिटहब पेज को। अब मान लो कोई ओनर है जो सी पैनल को मैनेज करता है, सी पैनल नहीं, या डीएनएस रिकॉर्ड्स को मैनेज करता है, मान लो, तो ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी आप किसी सीनेम जिसको जो कहीं पे पॉइंट हो रहा है उसको अगर आप डिलीट करते हैं तो वो सीनेम रिकॉर्ड को भी डिलीट करना जरूरी है। यानी कि अगर hack.github.com डिलीट हो गई है तो इस सीनेम रिकॉर्ड को, जो इसके लिए, इस सबडोमेन के लिए जो रिकॉर्ड है, इसको भी रिमूव कर देना चाहिए, या फिर इसको पॉइंट कर देना चाहिए, पॉइंट टू सम अदर डोमेन या सर्विस, या तो इसको किसी और डोमेन या सर्विस पे पॉइंट कर दो, हो गया। तब आपका सबडोमेन टेकओवर किसी भी कीमत पे नहीं होगा, सबडोमेन टेकओवर वल्नरेबिलिटी अराइज ही नहीं होगी, टेकओवर हो ही नहीं पाएगा। ये इसका सॉल्यूशन है, मतलब टेकओवर से कैसे बचे, ये इसका सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम से पहले सॉल्यूशन बता दिया क्योंकि बताना ही पड़ता। तो ये इसका सॉल्यूशन है टेकओवर का, कि आप पहले ही जैसे ही आप कोई सर्विस जिसको आप यूज अब नहीं करने वाले हैं, जैसे गिटहब को नहीं यूज करने वाला हूं, तो सीनेम की जो एंट्री है यहाँ पे, हमारे जो यहाँ पे ये डीएनएस में, इस एंट्री को बेसिकली यहाँ से आप इस सीनेम के एंट्री को यहाँ से डिलीट कर दीजिए, यानी कि इसको रिमूव कर दीजिए। ठीक है भैया, जब आप इसको बेसिकली ये आप देख रहे हो सीनेम की एंट्री www, इसको अगर आप डिलीट कर देते हैं, मतलब रिमूव कर देते हैं, तो आपका काम हो गया, आप सिक्योर हैं, कोई टेंशन लेने की। या तो अगर आप इसको यूज नहीं कर रहे हैं तो आप किसी और सीनेम पे, यानी किसी और सर्विस पे उसको पॉइंट आउट कर दीजिए। बट अब क्या दिक्कत हो रही है कि यहाँ गिटहब का पेज डिलीट हो गया, बट हमारे जो ओनर है उन्होंने इस वाले एंट्री को, जो सीनेम एंट्री थी, उसको नहीं हटाया। यानी कि help.metaxonsolution.com अब भी पॉइंट कर रही है hack.github.com पे, भले ये रेपोजिटरी नहीं है, बट ये पॉइंट अभी भी उसी पे कर रही है। तो जब भी आप कोई सबडोमेन इन्यूमरेशन करते हैं, जब भी आप कोई सबडोमेन खोजते हैं, इन्यूमरेट करते हैं, या कोई चीज फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो उस केस में हमारे पास एक पेज आता है, देयर इज नो गिटहब पेजेस। पेज पे चलते हैं, यहाँ इस तरीके का आपको देखने को, सॉरी, ये तो एक्सेस ही डिनाई कर दिया। कोई से भी दूसरा एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, लॉट ऑफ स्क्रीनशॉट्स, ये रहा। इस तरह का आपको पेज देखने को मिलता है, ये सब डोमेन होगा मान लो, और इस तरह का देयर इज नॉट अ गिटहब पेज साइट हियर 404 एरर, इफ यू आर ट्राइंग टू पब्लिश वन, रीड द फुल डॉक्यूमेंटेशन टू सेट अप अ गिटहब पेज फॉर योर रेपोजिटरी, ऑर्गेनाइजेशन और यूजर अकाउंट। जैसे ये पेज आया, अब ये सारे सर्विसेज के अलग अलग आपको एरर्स आएंगे। यानी कि अगर आप AWS S3 बकेट टेक ओवर कर रहे होंगे तो उसके एक अलग एरर पेज आता है, गिटहब का एक अलग एरर पेज आता है। ये कैसे आपको पता चलेगा, यहाँ पे आप आके देख सकते हो। इसमें आप आओगे, यहाँ पे आप आओगे तो देखो, जैसे गिटहब पे आते हैं, गिटहब पे देयर इज नॉट अ गिटहब पेज साइट हियर, ऐसा ही है, देयर इज नॉट अ गिटहब पेज साइट हियर, इस तरह का एरर आता है। यानी कि यहाँ पे सब डोमेन टेक ओवर पॉसिबल है। उसी तरीके से अगर आपके पास फ्रेश डेस्क, आपका फ्रेश डिस्क पे होस्टेड है, मान लो ये तो नॉट वल्नरेबल है, fly.io पे है,
तो 404 नॉट फाउंड सीधा आएगा। फायरबेस नॉट वल्नरेबल है, फीडप्रेस नॉट वल्नरेबल है, फास्टली भी नॉट वल्नरेबल है, डिजिटल ओशियन वल्नरेबल है, डोमेन्स यूजेस डीओ नेम सर्वर विथ नो रिकॉर्ड्स इन डीओ, इस तरह का वल्नरेबिलिटी है, इस तरह का आएगा। AWS S3 वल्नरेबल है, द स्पेसिफाइड बकेट डज नॉट एग्जिस्ट, इस तरह से आएगा। ठीक है, अगर आपका AWS टेक ओवर होता है, S3 टेक ओवर होता है, तो आप सिंपली S3 पे जाएंगे, एक क्रिएट करेंगे अकाउंट, मतलब बकेट क्रिएट करेंगे, वहां पे बकेट नेम में आप वो पर्टिकुलर सब डोमेन देंगे, क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद वहां पे एक सेटिंग होती है, वो सेटिंग्स बस करके कर देंगे, आपका काम हो जाएगा, सिंपल, उसको परमिशन दे दीजिएगा, हो जाता है। तो ये टेक ओवर्स होते हैं। इस वजह से सब डोमेन टेक ओवर होता है कि अब जो है हमारे पास ये तो पॉइंट इसी पे कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही मुझे 404 का गिटहब एरर पेज मिलेगा, 404 मोस्टली 404 ही होता है सब में, जो पेज जो एरर होती है वो डिफरेंट हो सकता है, गिटहब में अलग, S3 में अलग, फ्लाइयो में अलग अलग अलग। तो मैं अब इस सब डोमेन पे, मान लो एक सब डोमेन है मेरा, हाँ, तो ऑब्वियसली इस पेज पे जाऊंगा मैं, help.metaxon solution, help.metaxonsolution.com। पहले तो ये हमारा काम कर रहा था, बट अब जो है नए अपडेट में हमारा ये पेज डिलीट हो चुका है, तो अब जो है ये 404 एरर शो करेगा। वैसे गिटहब पेज के देयर इज नो एनी गिटहब साइट, ऐसे एरर आएगा। जैसे ही एरर आएगा मेरे दिमाग में क्लिक करेगा, अरे यार यहाँ तो सब डोमेन टेक ओवर ट्राई करना चाहिए। पहले आप लिस्ट में देख लीजिएगा ये वल्नरेबल है कि नहीं है, ऐसा ना हो कि आप वल्नरेबल ना हो और आप उस पर ट्राई करते रह जाइए। ठीक है, तो गिटहब क्योंकि एज केस है, वल्नरेबल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो आपको ट्राई करना है, तो आप इस पे जाइएगा फटाक से। अब यहाँ पे क्या करना है गाइस, जिसके आगे का स्टेप जो है आप खुद सोच लीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। ये मुझे कौन बताएगा इसके आगे का स्टेप, कोई भी एक बताएगा कि क्या कर सकते हैं। हाँ चलो मोहित बताओ। बोलो, माइक ऑन। हम्म 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 हम्म, हम्म, ठीक ठीक है, हार्दिक बताओ। हाँ सर, वही मोहित वाले था सर आंसर सेम। ठीक है ठीक है ठीक है, सही है आंसर। सही है। देखो अब यहाँ पे जैसा कि जो बोला उसने, मोहित ने सही बोला। अब सिंपली आपको जब ऐसा मिलता है एरर, तो आपको एक क्रिएट न्यू गिटहब, create a new GitHub account, create a repository with same name। ठीक है, एक गिटहब रेपोजिटरी क्रिएट करना है सेम नेम से। इसका आपको पूरा प्रोसेस भी मिल जाएगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेनी है, सारे के प्रोसेस बेसिकली आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप यहाँ पे आएंगे गिटहब वाले पे, गिटहब पे यहाँ इश्यूज पे क्रिएट करेंगे, क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, न्यू रेपोजिटरी पेज पे जाना है। रेपोजिटरी नेम को कैनोनिकल डोमेन नेम, यानी कि जो आपका डोमेन नेम है गिटहब वाला जिस पे पॉइंटेड था वो डाल देना है। जैसे मेरा कौन सा था यहाँ पे, hack.github.com, ये आपको नाम जो है वो नाम दे देनी है, hack.github.com। उसके बाद क्रिएट रेपोजिटरी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद पुश कंटेंट, जो भी कंटेंट आपको चाहिए, index.html फाइल एक क्रिएट कर देनी है। जैसे एक index.html फाइल क्रिएट कर दीजिएगा, उसमें जो भी आप लिखिएगा वही आपको बेसिकली जो है वहाँ पे शो करेगा, जो आपका मेन डोमेन है। ठीक है, उस पर तो हमने क्या करना है, यहाँ पे रेपोजिटरी क्रिएट करने के बाद क्रिएट index.html फाइल। ठीक है, इसमें एक और फाइल करनी है, क्रिएट cname फाइल, cname फाइल, और cname में आपको मेन डोमेन डाल देना है, सब डोमेन डाल देना है जिसको आप करना चाहते हैं कॉम्प्रोमाइज, वांट टू कॉम्प्रोमाइज, ये सब डोमेन डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे उसके बाद करना है सेटिंग्स में आपको जाना है सिंपली। उसके बाद जो सेटिंग्स विंडो होती है आपको उसमें जाना है। जैसे यहाँ पे हम सेटिंग्स पे चलते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ सेटिंग्स पे जाना है। यहाँ पे आपको एक मिलता है पेजेस,
आपको पेजेस पे जाना है यहाँ पे, क्योंकि अभी कोई डोमेन नहीं है तो यहाँ पे आपको कुछ दिख नहीं रहा है। जैसे आप बनाते हैं वहां पे, तो यहाँ पे आपको एक मास्टर ब्रांच करने का ऑप्शन आएगा, ब्रांच चूज करने का, तो आप मास्टर चूज कर लीजिएगा। ठीक है, मास्टर ब्रांच जब चूज कर लीजिएगा उसके बाद वहां पे आएगा एक कस्टम फील्ड, कस्टम डोमेन का, देखो यहाँ पे मास्टर ब्रांच, फिर कस्टम डोमेन नेम, जहां पे आपको जो वो सब डोमेन डालना है जिसको आप कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो। कस्टम सब डोमेन नेम में आपको डालना है कौन सा, कस्टम में कौन सा डालना है, हेल्प डॉट metaxone solution.com, ये आपको डालना है। ठीक है, help.metaxonesolution.com ये डाल दीजिएगा और उसके बाद बस बात खत्म। उसके बाद सेव कीजिएगा, सेव करके और दैट्स इट, खत्म। उसके बाद जो है आपका सब डोमेन, अब जो भी index.html फाइल में आपने जो भी चीजें लिखी होंगी, सक्सेसफुली टेक ओवर, टुक ओवर या हैक्ड या जो भी है, वो आपका वहां पे जब आप help.metaxonesolution.com जब आप एक्सेस करेंगे तो वो सेम चीज आपको वहां पे दिखेगी, वहां पे आपको शो हो जाएगी। ठीक है, इससे होगा क्या कि आपका ये पीओसी तैयार हो गया, यानी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तैयार हो गया बग रिपोर्ट करने के लिए। बस इतना ही आपको करना होता है, इतना जैसे आप रिपोर्ट करते हैं आपका सब डोमेन टेक ओवर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। समझ में आ गया? ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया आप लोगों को? गॉट द प्रोसेस गाइस, एवरीवन? प्रोसेस समझ में आया? अनयूज रिसोर्सेज में क्लेम करना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, मतलब अनयूज का मतलब वही हो गया अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो, ओनली अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो क्लेम करोगे, तो फिर वो वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। अगर यूज्ड है, अवेलेबल है, तो फिर वेरिफिकेशन में ऑब्वियसली ओनर को बेनिफिट्स होंगे, ओनर को बेनिफिट्स होंगे ही, आप कितना वेरीफाई क्या करोगे इसलिए। ठीक है, बट अगर बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता है वो, तब तो फिर कर ही पाओगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो वो वल्नरेबल है ही। गॉट इट? समझ में आया ना? कंप्लीट अगर नहीं है अवेलेबल तब। ठीक, चलो, तो ये पूरा प्रोसेस था सबडोमेन टेकओवर। तुमको लगता था देखो सबडोमेन टेकओवर कितना आसान है, एक न्यूक्लियर टेम्पलेट यूज किया, सबडोमेन टेकओवर चेक कर लिया, आसान है ना, कोई भी कर सकता है। न्यूक्लियर टेम्पलेट जो मैंने बताया आपको, न्यूक्लियर.com, मतलब सॉरी, न्यूक्लियर को लॉन्च करो, वहां पे सिंपली आप अपनी लिस्ट दे दो सबडोमेन्स की और न्यूक्लियर की एक टेम्पलेट डाल दो, हो गया सबडोमेन टेकओवर। एक कोई और टूल यूज कर लो, सबडोमेन एक और टूल यूज कर लो, सबडोमेन टेकओवर हो गया। बट भाई वहां पे उसके पीछे का बैकग्राउंड का रहस्य जानना जरूरी था ना भाई, वो तो बिना जाने फिर मजा नहीं आता ना, वो जाना जरूरी था, वो हमने बता दिया। ठीक है, तो मैं सोच रहा था कुछ आपको वो प्रैक्टिकल्स भी कराने का भी, बट प्रैक्टिकल छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, कल देख लेंगे। कुछ टूल्स हैं थोड़े बहुत, ठीक है, उन टूल्स पे प्रैक्टिकल्स हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जब थियरी आपके समझ में आ गया तो प्रैक्टिकल कोई बड़ी बात नहीं है, बट हम प्रैक्टिकल लाइव टारगेट पे करेंगे। एंड सबडोमेन टेकओवर को कल सुबह के सेशन में एंड कर देंगे, और उसके बाद नया सेशन, मतलब सॉरी नया टॉपिक जो है, मतलब बग बाउंटी का ही जो नया आगे का टॉपिक है उसको हम लेके चलेंगे, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है यार। अभी जो डायरेक्टिव ब्रूट फोर्स बाकी है, स्क्रीनशॉटिंग बाकी है, बाप रे बहुत चीज बाकी है, करेंगे फटाफट, उसको कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, बोला नहीं जा रहा मेरे से, तो इतना ही रहने देते हैं। एंड कल सुबह मिलते हैं, कल सुबह वो करते हैं, है ना? कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, कोई दिक्कत? किसी को और पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है तो बताओ यार, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, तो आगे दीजिए एंड मैं चलता हूँ। आप लोग भी अपना